वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास दो सर्कल है तो उन दोनों के बीच कॉमन टेंजेंट्स का हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चंस जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन टू सर्कल्स विद सेंटर C1 एंड C2 आर 35 यूनिट्स अपार्ट, दैट इज C1 C2 इक्वल टू 35। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, इस फिगर में हमारे पास दो सर्कल है, एक का सेंटर क्या है C1 और दूसरे का सेंटर क्या है हमारा C2, और C1 C2 के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 35। आगे बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ द सर्कल्स विद सेंटर C1 एंड C2 आर 12 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, सर्कल जिसका सेंटर C1 है उसका रेडियस कितना है हमारा 12, सर्कल जिसका सेंटर C2 है उसका रेडियस कितना है हमारा 9। आगे बढ़ेंगे। If P is the intersection of C1 C2 and common internal tangent to the circles, then LC1P मतलब शायद लेंथ ऑफ C1P बोलना चाह रहा है, लेंथ ऑफ C1P इक्वल्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि P क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 C2 एंड कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू द सर्कल। याद आया कुछ? P क्या है हमारा T2, P क्या है हमारा T2 मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल। और हमें पता है ये पॉइंट T2 C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2 का रेशियो में। तो यहां से हम बोल सकते हैं PC1 अपॉन PC2 इक्वल टू R1 हमारा कितना है 12, R2 हमारा कितना है 9। तो यहां से इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 4/3। और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि PC1 प्लस PC2 का वैल्यू कितना बोल रहा है हमारा 35। कितना बोल रहा है हमारा 35। तो दो इक्वेशन दो अननोन बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। PC1 का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिएगा, यहाँ पर PC1 अपॉन PC2 इक्वल टू 4/3 आया ना, तो यहां से PC2 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ PC1, 3/4 टाइम्स ऑफ PC1। ऐसा करते हैं ना, यहां पर PC2 की जगह पे हम 3/4 टाइम्स ऑफ PC1 रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, यहां से कितना आ गया 7/4 टाइम्स ऑफ PC1 इक्वल टू 35। बोले तो PC1 इक्वल टू 4/7 टाइम्स ऑफ 35। तो ये 5 टाइम्स से कैंसिल, 5 इंटू 4 कितना होता है हमारा 20। तो फाइनली हमारा PC1 का वैल्यू कितना आ गया 20। PC1 का वैल्यू कितना आ गया 20। और हमसे यही पूछा था लेंथ ऑफ PC1, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है, लगभग इसमें 10 क्वेश्चन है लगभग। तो ये क्वेश्चन ना आप पहले खुद से एक बार सॉल्व करके आइए। अगर आप सॉल्व करके नहीं आए तो फिर ऐसा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। मतलब आपको सॉल्व करना है ना एट द एंड एग्जाम में, तो मेरा सॉल्व करने से तो कोई फायदा है नहीं। तो आप ये सारा का सारा क्वेश्चन एक बार पहले लेक्चर वीडियो के पहले आप सॉल्व करके आइए। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो इस डिस्कशन वीडियो में आप आकर देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि आप सिर्फ डिस्कशन वीडियो देख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद से एक बार सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिसमें दिक्कत हो वो यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई बात नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आप डिस्कशन वीडियो में देख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करिए कि आप डायरेक्ट डिस्कशन वीडियो देख रहे हैं और फिर खुद से पहले से सॉल्व करके नहीं आ रहे। ऐसा नहीं करिएगा, उससे फिर कोई फायदा नहीं होगा। एट द एंड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो तभी के लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं। फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ लेक्चर वीडियो देख रहे हैं। तो सारा का सारा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आइए, खुद से एफर्ट डाल करके आइए। फिर दिक्कत होगा कोई बात नहीं, सारा का सारा लेक्चर वीडियो तो यूट्यूब पे डाला हुआ है ना, आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन खुद से पहले एक बार सॉल्व करके आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो मुझे बताना था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट C1 एंड C2 आर सर्कल्स डिफाइंड बाय, और हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ दैट इज टेंजेंट
टू C1 एट P एंड C2 एट Q। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल C1 है और दूसरा सर्कल C2 है। अगर सर्कल C1 का सेंटर का बात करें तो सेंटर कितना है हमारा 10,0। रेडियस कितना है हमारा, R1 मान लेते हैं, रेडियस कितना है हमारा, एक सेकंड, रेडियस वगैरह निकालने का जरूरत है क्या। यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ दैट इज टेंजेंट टू C1 एट P एंड C2 एट Q। यहाँ पर एक तरीके से हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो ये सर्कल इंटरसेक्ट वगैरह कर रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं पहले। तो R1 का अगर बात करें तो R1 हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 64। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 64 कितना आएगा हमारा 36। बोले तो ये कितना आ गया हमारा 6। अगर C2 निकाले तो C2 हमारा कितना है माइनस 15,0। R2 निकाले तो वो हमारा कितना आएगा 15 का स्क्वायर, बोले तो 225, ऐसा करते हैं ना 15 का स्क्वायर ही लिखा रहे देते हैं, प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 144, बोले तो 12 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा हमारा ए प्लस बी, ये हमारा बन जाएगा 27 और a माइनस बी हमारा कितना बनेगा 3। तो ये हमारा आ गया 27 इंटू 3 81, 81 का रूट 9। और C1 C2 अगर निकाले तो वो हमारा कितना आ रहा है, C1 C2 अगर निकाले तो वो आ जाएगा हमारा 10 माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा ना, तो वो आ जाएगा हमारा 25। अगर R1 प्लस R2 निकाले तो वो हमारा कितना आ रहा है 9 प्लस 6, R1 कितना है हमारा 6 ना, 6 प्लस 9 इक्वल टू 15। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो C1 C2 है हमारा वो R1 प्लस R2 से बड़ा है, R1 प्लस R2 से बड़ा है। तो फिगर किस तरह का बनेगा हमारा सर्कल का, इस तरह का, ये 6 रेडियस का सर्कल और ये रहा हमारा 9 रेडियस का सर्कल। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ दैट इज टेंजेंट टू C1 एट P एंड C2 एट Q। ये C1 पे P बोल रहा है और यहाँ पर Q, ठीक है। हमें ये PQ का लेंथ निकालना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो आपको बताना भूल ही गए थे पिछले लेक्चर वीडियो में, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेंगे। अगर हम लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का अगर बात करें तो वो हमारा कितना होता है डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का अगर हम बात करें तो वो हमारा कितना होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर आपसे बोले कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में बड़ा कौन सा होगा, तो ये कॉमन सेंस का बात है कि दोनों में डी स्क्वायर तो हमारा कॉमन है, और एक में माइनस हो रहा है R2 माइनस R1 का स्क्वायर और एक में माइनस हो रहा है R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 बड़ा होगा या R1 प्लस R2 बड़ा होगा, ये कैसे पता चलेगा। देखिए R2 R1 दोनों हमारा क्या है रेडियस, मतलब दोनों क्या है हमारा लेंथ। अगर लेंथ है तो दोनों पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस बड़ा होता है या फिर सम बड़ा होता है। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस बड़ा होता है या फिर सम बड़ा होता है। 3 और 4 मान लेते हैं, तो 3 और 4 का डिफरेंस बड़ा होगा मतलब 1 बड़ा होगा, या फिर 3 और 4 का सम मतलब 7 बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, सम बड़ा होगा। दो पॉजिटिव नंबर का हमेशा सम बड़ा होगा, डिफरेंस नहीं, सम बड़ा होगा। अगर दो पॉजिटिव नंबर का सम बड़ा हुआ तो यहाँ पर डी स्क्वायर में ज्यादा माइनस हो रहा है यहाँ के तुलना में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ के तुलना में यहाँ पर ज्यादा माइनस हो रहा है डी स्क्वायर में। अगर ये ज्यादा माइनस हो रहा है यहाँ पर डी स्क्वायर से, तो ये वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा इसके कंपेरिजन में छोटा। अगर इसका वैल्यू हमारा इसके कंपेरिजन में छोटा आ गया तो यहाँ पर हम यहाँ से हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज लेस देन लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो याद रखिएगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ से
छोटा ही होता है। और वो आया कहाँ से, ये यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, डायरेक्ट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ बोल रहा है। शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा हमारा, निकालेंगे अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर। डी कैसे निकलेगा, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस कितना है हमारा 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 बोले तो 15 का स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस एच लिखेंगे यहाँ पर इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा हमारा 10। ये कितना आया हमारा √400 मतलब 20। ये कितना है हमारा 20। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या फिर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ गया हमारा 20। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, एज शोन इन द फिगर 3 सर्कल्स विच हैव द सेम रेडियस आर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तीनों सर्कल का रेडियस हमारा क्या है आर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हैव सेंटर्स एट 0,0, 1,1 एंड 2,1। तो इसका सेंटर क्या है 0,0, इसका 1,1 एंड इसका 2,1। ठीक है। इफ दे हैव अ कॉमन टेंजेंट लाइन एज शोन देन देयर रेडियस आर इज। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि एक कॉमन टेंजेंट है जो ये तीनों पर टेंजेंट है। तो हमें बताना क्या है रेडियस आर का वैल्यू। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर इस टेंजेंट का हम बात करें तो C1 C2 के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सर्कल C1 C2 के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और हमें पता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या आता है हमारा T2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या आता है हमारा T2। और ये T2 इन दोनों C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड करता है R1:R2 का रेशियो में। तो यहां से हम बोल सकते हैं T2 C1। अच्छा, ये दोनों का रेडियस हमारा सेम है ना, तो R1:R2 का रेशियो मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये इसे 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है C1 C2 को T2, तो T2 हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इसका सेंटर कितना है हमारा 1,1 ना, और इसका सेंटर कितना है हमारा 2,1। तो T2 हमारा कितना हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट बोले तो 3/2, 1 + 1 2/2 बोले तो 1। तो इस तरीके से आप T2 निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर सर्कल C और C1 को हम देखें तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर इन दोनों का सेंटर को हम ज्वाइन करें, इन सेंटर को ज्वाइन करें तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा मान लेते हैं T2 डैश। ये भी C1 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा R1:R2 का रेशियो में। और R1 R2 दोनों R है मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो T2 डैश हमारा कितना आ जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट। ये सर्कल का सेंटर हमारा कितना है 0,0। तो T2 डैश हमारा कितना आ जाएगा 0 + 1/2 मतलब हाफ, 0 + 1/2 मतलब हाफ। तो इस तरीके से आप T2 डैश निकाल लेंगे। वो लाइन जिस पर का आपको 2 पॉइंट पता है उसका इक्वेशन नहीं लिख दीजिएगा, लिख देंगे बहुत ही आसानी से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमारा क्या बनेगा y - हाफ इक्वल टू m। m कैसे निकालेंगे आप 1 - हाफ अपॉन 3/2 माइनस हाफ x - हाफ। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। कितना आ गया हमारा 1 y - हाफ, और यहाँ पर कितना आएगा ऊपर में हाफ और नीचे में 2/2 बोले तो 1 आ रहा है। तो ये ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा हाफ, और अंदर में कितना है हमारा x - हाफ। ऐसा करते हैं ना,
ये हमारा कितना बनेगा, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा बनेगा 4y माइनस 2 इक्वल टू 2, और अंदर में 2 जाएगा तो क्या बनेगा 2x माइनस 1। तो यहां से हमारा क्या आ गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 0, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 0। x माइनस, एक सेकंड, सही आया है ना ये। हम क्या किए थे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किए थे, 4 माइनस 2, और इधर 2/2 क्या बन जाएगा हमारा 1, और अंदर में 2 जाए तो क्या बनेगा 2x माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारा, ये नहीं आएगा, सही कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा क्या है 2x माइनस 4y, ये 1 है, 2x माइनस 4y प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंट हमारा क्या आ गया 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर इस सर्कल को देखें, सर्कल सी को हम देखें, तो यहाँ पर हम p इक्वल टू आर लगा सकते हैं ना। अगर 0,0 से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो हमारे रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम p इक्वल टू आर लगाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4, मतलब √20। कितना आ गया हमारा √20। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? अरे यार यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ गलती की है क्या हम? इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अच्छा पहले मिड पॉइंट निकाले, तो ये 3/2 1 आ गया हमारा, ठीक है। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाले तो वो आ जाएगा हमारा हाफ, ये भी सही है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट गलत लिखे क्या, चेक करिएगा। y माइनस हाफ इक्वल टू स्लोप निकाले, स्लोप आएगा हमारा 1 माइनस हाफ 3/2 माइनस हाफ x माइनस हाफ, सही है। तो ये आया हमारा 2/2 1 हो जाएगा, और इधर हाफ, तो ये हाफ x माइनस 2, ये सही है। यहाँ पर कुछ गलती की है क्या? एक सेकंड, नहीं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस का बात है ना। हमारा 1/√20 आया है, इससे पहले रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे 1/√20 को ऐसा करिए 2√5 लिख सकते हैं ना। तो अगर √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब शायद मैच करता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारा बनेगा ऊपर में √5 और नीचे में 5/2 क्या बन जाएगा 10। तो √5/10 आ रहा है, नहीं तो हम सही किए हैं। मुझे लगा ऐसा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिए, नहीं हम सही बढ़े हैं हर तरफ, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा √5/10, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, अब मैच कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, with center 2,3 and 5,6 which intersect at right angle has radius equal to। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है मतलब दोनों का रेडियस हमारा क्या है सेम, मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, और C1 हमारा कितना है 2,3, C2 हमारा कितना है 5,6। तो यहां से हम C1 C2 बोले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अच्छे से लिखेंगे, C1 C2 बोले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोले तो 3√2। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा डिस्टेंस। और यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 सर्कल विथ सेंटर दिस वन विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। उस केस में हमारा कंडीशन क्या होता है R1 स्क्वायर
प्लस R2² अच्छे से लिखेंगे इक्वल टू D²। यहां पर R1 कितना है हमारा, R2 भी कितना है हमारा, R दोनों का रेडियस हमारा सेम है, और D कितना है हमारा 3√2। तो ये स्क्वायर स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया हमारा 2R² इक्वल टू 18। मतलब R² इक्वल टू 9, मतलब R इक्वल टू 3। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ना कि R² इक्वल टू 9 मतलब R का वैल्यू +-3। R क्या है हमारा रेडियस, और रेडियस निगेटिव कैसे हो सकता है, रेडियस तो लेंथ होता है ना, तो -3 तो नहीं आएगा। तो रेडियस का वैल्यू हमारा कितना आएगा 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन x + y = 5 एट n -2, 7, ठीक है, एंड कट्स द सर्कल दिस वन ऑर्थोगोनली, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, वो सर्कल का इक्वेशन आपको बताना है जो इस लाइन को कहां पर टच कर रहा है, n पर। इस लाइन को, किस लाइन को, x + y - 5 को कहां पर टच कर रहा है, n -2, 7, एंड कट्स द सर्कल x² + y² + 4x - 6x + 9 = 0 ऑर्थोगोनली। देखेंगे यहाँ पर, तो इसका सेंटर हम ऐसा करते हैं ना, ये जो सर्कल हमें निकालना है उसका इक्वेशन हम मान लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसका सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, -g, -f। सेंटर कितना हो जाएगा हमारा, -g, -f। अगर n पॉइंट पर इसका टेंजेंट का हम इक्वेशन लिखना चाहे तो वो हमारा कितना बनेगा, x कितना होता है हमारा, t = 0। पॉइंट P x1, y1 पर अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहे तो वो हमारा क्या होता है, t = 0। तो t = 0 लगाएंगे, क्या बनेगा, x1 हमारा कितना है, -2, प्लस y1 कितना है हमारा 7, प्लस 2gx प्लस x1 y2 प्लस 2f प्लस y1 अपॉन 2 प्लस c = 0। तो यहां से हमारा इक्वेशन कितना आ जाएगा, -2x प्लस 7y प्लस gx -2g प्लस fy प्लस 7f प्लस c = 0। ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम यहां तक पहुंच सकते हैं। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, g -2x प्लस 7 प्लस f y, ये x था, यहां पर x कर लीजिएगा, एक सेकेंड, ये -2g था, सॉरी, -2g प्लस 7f प्लस c = 0। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे tan का इक्वेशन हमारा क्या है, टच कर रहा है ना, तो tan का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x + y - 5 = 0। अगर ये tan का इक्वेशन है और हम क्या निकाले, ये tan का इक्वेशन, मतलब ये दोनों हमारा क्या है, आइडेंटिकल। ये दोनों हमारा क्या है, आइडेंटिकल। तो यहां से हम बोल सकते हैं a1/a2 बोले तो g -2/1 = b1/b2 बोले तो 7 + f/1 = c1/c2 बोले तो -2g प्लस 7f प्लस c/-5। ठीक है, यहां से हम ये बोल सकते हैं। और कहाँ गया, हाँ, ये बोल सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा हमें, अगर इन दोनों को उठाए तो यहां से हमें क्या मिलेगा, g -2 = 7 + f, मतलब g का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा,
9 प्लस एफ। जी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9 प्लस एफ। एक सेकंड, थोड़ा इधर लिख लेंगे इसे। जी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9 प्लस एफ। अगर हम इन दोनों को उठाएं तो यहां से हमें क्या मिलेगा -35 -5f इक्वल टू -2। जी का वैल्यू हमारा कितना आया था 9 प्लस एफ ना, 9 प्लस एफ प्लस 7f प्लस सी। तो यहां से हमारा अगर सी का वैल्यू का बात करें तो वो कितना आ जाएगा हमारा -35 -5f और यहाँ पर कितना बनेगा हमारा 7f -2f कितना आएगा 5f। उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा हमारा -5f और -18 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +18। तो यहां से हमारा क्या आ गया सी का वैल्यू, सी का वैल्यू हमारा आ गया -10f। कितना आया हमारा -10f। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर हो सकता है आपको फिर आगे चल के देखने में दिक्कत आए। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा ये 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो यहां से हमारा सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -10f और -35 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा -17। -17। तो इस तरीके से हम सी का वैल्यू भी निकालेंगे। तो जी का वैल्यू हमारा कितना आया है 9 प्लस एफ और सी का वैल्यू कितना आया -10f -17। दोनों हम जी और सी दोनों एफ के टर्म में निकाल लिए। अब देखने वाला बात यहाँ पर, अब सोचने वाला बात ये है कि ये जो सर्कल है हमारा वो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन हमें मालूम है, कितना होता है हमारा 2 टाइम्स G1 G2 प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स G1, G1 हमारा कितना है 9 प्लस F, G2 हमारा कितना है 2 प्लस 2 टाइम्स F1 F2। F कितना आया था हमारा, F की जगह पे F ही रखेंगे। F2 हमारा कितना है -3 इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 हमारा कितना है, इधर ही तो निकाले -10f -17 और C2 हमारा कितना है 9। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम f का वैल्यू नहीं निकालेंगे, निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। कितना बनेगा हमारा, यहां से आ जाएगा हमारा 9 इंटू 8, इधर 2 है और इधर t है, मतलब 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 9 36 प्लस 4f और इधर कितना बनेगा हमारा -6f इक्वल टू -10f और -17 प्लस 9 कितना बनेगा हमारा -8। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा 10 -6 4 प्लस 4 8f आ जाएगा हमारा 8f और 8f इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है उस तरफ जाए तो क्या बनेगा -36 और -8 कितना आया हमारा -44। तो यहां से f का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा -44 अपॉन 8। बोले तो 4 से 11 बार में और 4 से 2 बार में कितना आ गया -11/2। तो g का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 9 प्लस f था ना, तो 9 प्लस -11/2 कितना आ रहा है हमारा 7/2। और c का वैल्यू का अगर हम बात करें तो वो कितना था हमारा -10 f
11/2 -17, तो ये आ जाएगा हमारा 55 -17, कितना आ जाएगा हमारा 38। ठीक है, तो जी एफ सी तीनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो सर्कल का इक्वेशन ही लिख देंगे। क्या बनेगा हमारा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x² + y² + 7x - 11y + 38 = 0 तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। डायरेक्ट दिख रहा है कि ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द एंगल एट विच द सर्कल दिस वन एंड दिस वन इंटरसेक्ट इज, कितना होता है हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, कितना होता है हमारा r1² + r2² - d² अपॉन 2r1r2। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, r1 बोले तो r1² कितना है हमारा 10, r2² कितना है हमारा 5, और d² बोले तो d कितना है हमारा, इसका सेंटर है 1,0 और इसका सेंटर है 0,2, तो d हमारा कितना हो जाएगा, d² हमारा कितना हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, और 0 - 2 का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r1 बोले तो √10, r2 बोले तो √5। तो ये आ जाएगा हमारा, ऊपर में कितना बन रहा है 10 + 5 15, 15 - 5 कितना आएगा हमारा 10, और नीचे में कितना आ जाएगा, इधर 2 है और यहां से कितना आएगा 5 × 10 क्या आ जाएगा √50, √50 बोले तो √25 × 2 मतलब 5√2। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 2 10 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1/√2। तो cos थीटा = √2, 1/√2 मतलब थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, बोले तो π/4। तो सर्कल के बीच का एंगल हमारा कितना होगा एक्यूट एंगल π/4, और ऑब्ट्यूज एंगल का बात करें तो वो कितना आ जाएगा हमारा π - π/4 बोले तो 3π/4। तो यहाँ पर तो एक्यूट के बारे में ही बात कर रहा है, सब इसी तरह ऑप्शन बना हुआ है कि एक्यूट के बारे में लगता है बात कर रहा है। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा π/4, हालांकि मल्टीपल करेक्ट होता तो 3π/4 भी सही होता, लेकिन यहाँ पर जब 3π/4 ऑप्शन में ही नहीं है तो हम किसे करेक्ट मानेंगे π/4। तो इस तरीके से हम, और इन जनरल भी एक्यूट एंगल ही पूछता है हमसे, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हमारा आंसर कितना आया π/4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, टू सर्कल whose radii are equal to 4 and 8 intersect at right angle। दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, ठीक है। द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज, यहां पर देखेंगे यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि दो सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 4 and 8, ठीक है। तो मान लेते हैं ये C1 है, इसका रेडियस कितना बोल रहा है 4, और दूसरा सर्कल का रेडियस कितना है हमारा 8, ठीक है। द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा ये वाला। ऐसा करते हैं C1 C2 को ज्वाइन करते हैं, ये C2 था, देखेंगे यहां पर इन दोनों के बीच एंगल कितना बोल रहा है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बोल रहा है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा
90 डिग्री। एंगल बिटवीन टू सर्कल इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। और ये हमारा कॉमन कॉर्ड क्या हो गया हमारा, एक तरह से रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सर्कल ऑफ बोथ सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसा करते हैं ना, ये 90 इसे मान लेते हैं हम थीटा। तो अगर हम टेन थीटा निकाले, इसका नाम दे दीजिए पी, पी नहीं ए नाम दे देते ए, और इसका नाम दे दीजिए बी। तो यहां पर लिखिएगा इन ट्राइंगल AC1C2 टेन थीटा का अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो 8/4 इक्वल टू 2। ठीक है, हमें निकालना क्या था, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज। अगर इसे भी हम कनेक्ट कर दे तो ये पॉइंट तो हमारा मिड पॉइंट M हो जाएगा ना, ये पॉइंट तो हमारा मिड पॉइंट M हो जाएगा। हालांकि पहले भी काफी बार देख चुके हैं, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। देखिए ये साइड 4, ये साइड 4, ये कॉमन साइड, ठीक है, और ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये M हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, M हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो यहां पर अगर हम टेन थीटा निकालना चाहें, नहीं टेन थीटा हमारा क्या है 2 ना, बना लेंगे यहाँ पर टेन थीटा हमारा क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, ये कितना हो जाएगा √5। तो ऐसा करिए ना, टेन थीटा नहीं, अगर ट्राइंगल हम यहाँ पर लिखिएगा इन ट्राइंगल AC1M साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा AM/4, और साइन थीटा यहां से देख सकते हैं कितना है हमारा 2/√5। तो यहां से AM हमारा कितना आ जाएगा 8/√5, AM हमारा कितना आ जाएगा √5, और AB हमारा कितना है, M हमारा मिड पॉइंट है ना, तो AB हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AM, बोले तो 2 टाइम्स ऑफ 8/√5, बोले तो 16/√5। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, मतलब AB का लेंथ हम निकाल सकते हैं। कितना आ गया 16/√5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं है ना कि M हमारा मिड पॉइंट कैसे हुआ। देखिए AB जो है हमारा वो सर्कल C जिसका सेंटर C1 है, उसके लिए AB कॉर्ड है हमारा, और कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ये हाफ ट्राइंगल में डिवाइड करता है हमें हमारा। ये तो पहले काफी बार देख चुके हैं, कम से कम 10 बार से ज्यादा देख चुके होंगे। और वो कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ पर आपको चाहे तो अलग से बना के दिखा देते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड है तो ये रेडियस अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये 90, और ये एंगल हमारा सेम आया क्योंकि ये रेडियस के बराबर है ये लेंथ, और ये भी रेडियस के बराबर। तो यहाँ से सिलेस्ट ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ से ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया हमारा थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा साइड ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल भी बराबर, तीनों एंगल बराबर और साइड भी बराबर, मतलब साइड ये कितना है 90 माइनस थीटा, साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो ये तो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये AB है तो ये जो पॉइंट है हमारा वो M क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं M इक्वल टू MB, मतलब M हमारा क्या है मिड पॉइंट। इस पर काफी बार बात कर चुके हैं, थोड़ा और बड़ा बना लेंगे। ऐसा करिए ना, अच्छे से बना ही लीजिए इसे, काफी बार बात कर चुके, उससे क्या हुआ, एक बार फिर से बना लेंगे। अगर हमारे पास एक कॉर्ड AB है, अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो M पॉइंट है हमारा वो मिड पॉइंट होगा, ये हमें साबित करना है। कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पर मान लेते ये C है, तो ये AC कितना हो जाएगा रेडियस, और BC भी कितना हो जाएगा रेडियस। अगर हम ट्राइंगल CAB को देखें तो ये सिलेस्ट ट्राइंगल हो जाएगा, दो साइड हमारा सेम है, तो इसको करस्पॉन्डिंग, मतलब ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थोड़ा बड़ा बना लेंगे, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
समझ जाइएगा ऐसे, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये रेडियस, ये दोनों एंगल हमारा बराबर, लिखेंगे यहाँ पर सी ए इक्वल टू सी बी एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल बी सी एम इक्वल टू 90 माइनस थीटा। सी एम इक्वल टू सी एम कॉमन साइड, तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल सी एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम बी, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, मतलब एम इज मिड पॉइंट। तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात था, हालांकि इस पर काफी बार बात कर चुके हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर कर लिया, उससे क्या ही दिक्कत है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर द सर्कल्स C1 x square plus y square equal to 16 and C2 x square plus y square minus 12x plus 32 equal to 0. Which of the following statements is are correct? तो देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोला, नंबर ऑफ कॉमन टेंट। अच्छा, कॉमन टेंट वगैरह पूछ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं ना, C1 सेंटर हमारा कितना है 0,0, अगर R1 का बात करें तो वो हमारा कितना है 4। C2 सेंटर हमारा कितना है 6,0 और रेडियस R2 का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 32। तो ये हमारा कितना हो जाएगा √4 बोले तो 2। अगर हम C1 C2 निकाले तो वो हमारा कितना आ जाएगा 6, डायरेक्ट दिख रहा है, क्या आ जाएगा हमारा 6। R1 प्लस R2 निकाले तो वो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि C1 C2 का वैल्यू हमारा किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है। अगर ऐसा है तो सर्कल टच करेगा, सर्कल्स टच करेगा। एक का रेडियस कितना है हमारा 4 और दूसरे का क्या है 2, तो इस तरीके से टच करेगा। ये हो गया 2, अच्छे से बना लेंगे, ये हो गया 2 रेडियस का सर्कल और ये हो गया 4 रेडियस का सर्कल। थोड़ा और बड़ा बना लेंगे, ये रहा आपका C1 बड़ा वाला का, मतलब 4 रेडियस का सेंटर हम क्या माने थे C1, और ये क्या है C2। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा हमारा, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा इस तरह से, और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा DCT और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो टोटल कॉमन टेंजेंट हमारा कितना हो गया 3, और ये क्या बोल रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल इज 3। तो सही बोल रहा है ना, ये तो सही बोल रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा T1 और ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा T2। आगे बढ़ेंगे, द पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट 4,1 लाइज आउटसाइड द सर्कल C1 एंड इनसाइड द सर्कल C2। कैसे पता करते हैं कि कोई पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है या फिर बाहर है, आप S1 निकाल लेंगे। S1 देखिए क्या आ रहा है, S1 से पता कर लेंगे। अगर S1 निगेटिव आ रहा है तो सर्कल के अंदर होगा, S1 पॉजिटिव आ रहा है तो सर्कल के बाहर होगा, S1 आपका 0 आ रहा है तो सर्कल पे होगा। देखेंगे यहाँ पर, इससे हम मान लेते हैं S1 इक्वल टू 0 और इस सर्कल को मान लेते हैं, इस सर्कल का इक्वेशन S2 इक्वल टू 0। तो किस पॉइंट को बोल रहा है हमसे 4,1 ना, तो चेक करेंगे 4,1 का चेक करेंगे। पहले किसका चेक कर ले, सर्कल C1 का। अच्छा, इस सर्कल का नाम C1 बोल रहा था, कोई बात नहीं, हम S1 S2 मान लिए, और ये सेंटर C1 C2 नहीं था, सर्कल का नाम ही C1 C2 था, कोई बात नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें 4,1 रख करके देखिए, ये हमारा क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 16, कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कितना आ गया हमारा 1, जो कि है पॉजिटिव, मतलब सर्कल के बाहर रहेगा। 4,1 C1 के बाहर रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,1 लाइज
आउटसाइड C1, ठीक है। अब C2 में चेक करेंगे 4,1, तो ये हमारा बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 48 प्लस 32, तो ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 32 कितना आएगा 48, और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये कितना आ गया हमारा 1, ये भी क्या आ रहा है हमारा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 4,1 लाइज आउटसाइड C2। तो बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एक और फिर से पढ़ेंगे। द पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट 4,1 लाई आउटसाइड द सर्कल C1, ठीक है, इनसाइड द सर्कल C2, नहीं, दोनों में ही आउटसाइड लाई कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट एट 12,0। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या बोल रहा है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है 12,0। देखेंगे ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं कैसे। C2 हमारा कितना है, हाँ ये सेंटर हमारा कितना है 6,0 ना, तो ये है 6,0, ये कितना है हमारा 0,0। हमें पता है जो T1 है हमारा वो इन दोनों का सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R1:R2 रेशियो में। तो यहां से हम बोल सकते हैं R1 हमारा कितना है, कहाँ गया, हाँ ये कितना था हमारा 4, इसका कितना है रेडियस हमारा 2 ना, और इसका रेडियस कितना है हमारा 4। अलग से बना लेंगे जिससे हमारा कंफ्यूजन ना हो। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था ना हमारा ये, हाँ यहाँ पर जो T1 है हमारा वो सेंटर कितना है हमारा 6,0, और दूसरा सेंटर कितना है हमारा 0,0। इस सर्कल का रेडियस कितना है हमारा 2, और इस सर्कल का रेडियस कितना है हमारा 4। तो 2:4 रेशियो में करेगा ये डिवाइड, मतलब ये 2 और यहाँ से यहाँ तक 4 बोल रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 2, ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, अच्छे से लिख लेंगे, ये C2 था, ये C1 था। यहाँ से हम बोल सकते हैं T1 C2 अपॉन T1 C1 किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:4 रेशियो में। अगर 2:4 रेशियो में डिवाइड करेगा तो अगर ये 2 है तो ये 4, डायरेक्ट दिख रहा है कि T1 C2 हमारा 2 है, T1 C1 हमारा कितना है 4, 2 + 2 कितना है 4। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे, मतलब C2 T1 और C1 का हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो इसे हम मान लेते हैं x1, y1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x1 + 0/2 = 6, y1 + 0/2 = 0। तो यहाँ से x1 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 12, और y1 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये y1 है, y1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। तो 12,0 ये पॉइंट हमारा कितना आ गया 12,0। तो ये तो सही बोल रहा था ना कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है हमारा वो 12,0 पर इंटरसेक्ट करेगा। हाँ यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये नाम चेंज हो गया है। इन जनरल हम यहाँ पर C1 यहाँ पर C2 लेते थे, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। T1 जो है हमारा इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा किस रेशियो में, R1:R2 रेशियो में। बस आपको यही याद रखना है। R1 आपका क्या होता था इस सर्कल का रेडियस, और R2 आपका क्या होता था इस सर्कल का रेडियस, छोटे सर्कल का रेडियस अपॉन बड़े सर्कल का रेडियस। तो ये बात आपको बस ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। नहीं तो ऐसा करिए ना, आप नाम चेंज करके ही शुरू से सॉल्व करिएगा। इसे आप मान लीजिएगा S2 और इसे मान लीजिएगा S1, फिर सॉल्व करिएगा, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा C1 की जगह पे C2 लिख दिया, C2 की जगह पे C1 हम लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल को किस रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2 रेशियो में एक्सटर्नली, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका रेडियस हमारा कितना है, इसका रेडियस कितना है हमारा 2 ना, और इसका रेडियस कितना है हमारा 4। तो 2:4 रेशियो में डिवाइड करेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि T1 जो है हमारा वो एक्सटर्नली 2:4 रेशियो में इन दोनों को
डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। और अच्छा एक ऑप्शन और बचा, स्लोप ऑफ देयर रेडिकल एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। रेडिकल एक्सिस का स्लोप डिफाइंड नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे रेडिकल एक्सिस इसका होगा क्या। रेडिकल एक्सिस इसका होगा क्या, कॉमन टेंजेंट एट कॉमन टेंजेंट मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस पर तो पहले ही बात कर चुके हैं ना कि रेडिकल एक्सिस बोलिए या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलिए, दोनों सेम ही बात है। अगर दो सर्कल हमारा एक्सटर्नली टच कर रहा है तो जो टीसीटी है वही हमारा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। और बोल रहा है इसका स्लोप डिफाइंड नहीं है, इसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। देखते हैं स्लोप क्या आ रहा है इसका। देखिएगा यहाँ पर ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल पे परपेंडिकुलर होता है हमारा रेडिकल एक्सिस। ये क्या हो रहा है यार, हाँ अब ठीक है, वो फ्लक्चुएट हो रहा था लाइन, इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, लिखिएगा यहाँ पर स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस इनटू स्लोप ऑफ C1 C2 इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस इनटू स्लोप ऑफ C1 C2, C1 C2 का स्लोप निकालेंगे कितना आएगा हमारा 0। एक सेकंड रुक जाइएगा, बैक स्लोप ऑफ C1 C2 अगर हम देखें तो वो तो हमारा 0 आ जाएगा। कैसे 0 - 0 अपॉन 6 - 0 कितना आ गया 0। मतलब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर स्लोप 0 है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो लाइन है हमारा C1 C2 वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो रेडिकल एक्सिस है हमारा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो सही बात है, इसका स्लोप भी डिफाइंड ही नहीं होगा। स्लोप कितना होता है हमारा tan थीटा, और यहाँ पर tan 90। गलत, 90 पे तो tan का वैल्यू इनडिफाइंड है, तो स्लोप कहाँ से डिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये तो सही बोल रहा है, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्लोप क्या होता है हमारा tan थीटा, और थीटा हमारा कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री पे tan डिफाइन ही नहीं है, तो स्लोप कहाँ से डिफाइंड हो जाएगा। ये तो सही बोल रहा है ना, स्लोप ऑफ देयर रेडिकल एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। हालांकि आपको एक बहुत ही आसान बात बताते हैं, रेडिकल एक्सिस अगर हमें दोनों सर्कल का इक्वेशन पता है तो निकालना आता है। क्या होता है हमारा S1 - S2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर S1 - S2 अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा x² + y² - 16 माइनस x² + y² - 12 + 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रेडिकल एक्सिस का हमें इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा x² y² कैंसिल, क्या बना हमारे पास 12x, और इधर -16 है, इधर -32 है, कितना आ गया -48 इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमारा कितना आ गया 48/12, मतलब x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 कैसा लाइन होता है हमारा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x इक्वल टू 4 ड्रॉ करिएगा यहाँ पर। अगर मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये लाइन होगा हमारा x इक्वल टू 4। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसका स्लोप भी डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है ना x एक्सिस से, तो tan का 90 डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है, तो स्लोप भी डिफाइंड नहीं होगा। तो स्लोप ऑफ देयर रेडिकल एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, ये सही बात है। तो फाइनल हमारा A, C, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, द सर्कल्स दिस वन एंड दिस वन आर सच दैट they do not intersect, they touch each other, their exterior common tangent are parallel, their interior common tangent are parallel। अच्छा निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। अगर C1 निकाले तो वो हमारा कितना है 3,3, R1 निकाले तो वो हमारा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -9, बोले तो 3 आ जाएगा। अगर C2 का हम बात करें, सेकंड सर्कल का सेंटर का बात करें, तो वो हमारा कितना है -3, -3
और अगर इसका रेडियस का बात करें तो वो हमारा कितना आ रहा है, 3 का -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, -9, वो भी हमारा कितना आ रहा है 3। अगर C1 C2 का हम बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 3 माइनस प्लस 3, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से C1 C2 नहीं निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारा 6√2। तो यहां से हम देख सकते हैं R1 प्लस R2 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3 + 3 = 6। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि C1 लिखेगा यहाँ पर, C1 C2 हमारा R1 प्लस R2 से बड़ा आ रहा है, C1 C2 हमारा R1 प्लस R2 से बड़ा आ रहा है। अगर ऐसा है, अच्छे से बनाएंगे, दोनों का रेडियस हमारा बराबर है और C1 C2 का लेंथ हमारा R1 प्लस R2 से बड़ा है और दोनों का लेंथ हमारा बराबर है, तो टोटल कितना टेंजेंट हमारा पॉसिबल है, 2 कॉमन टेंजेंट, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये अच्छे से बनाएंगे, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। अच्छा यहाँ पर क्या बोला, सच दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट। हाँ तो सही तो बोल रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, अलग अलग होगा ना। दे टच ईच अदर, नहीं टच कहाँ कर रहा है, देयर एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट इज आर पैरेलल। हाँ ये पैरेलल ही होगा, हालांकि हम इसे वेरीफाई भी करेंगे, आगे पढ़ेंगे। देयर इंटीरियर कॉमन टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। देखेंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं ना कि हम निकाल ही लेते हैं कि हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, और फिर देख लेते हैं टेंजेंट का इक्वेशन हम निकाल ही लेते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर, टेंजेंट का इक्वेशन ही निकालते हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर का बात कर रहा है ना, तो हमें पता है अगर DCT इंटरसेक्ट कर रहा है तो उन दोनों के बीच एंगल अगर मान लेते हैं, हम देखे थे यहाँ पर, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है हमारा, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच अगर एंगल 2 थीटा है तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। कैसे, R1 - R2 अपॉन D से। R1 - R2 बोले तो 3 - 3 अपॉन D, कितना आ गया हमारा 0। तो साइन थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब थीटा हमारा क्या आ गया 0, तो यहाँ से 2 थीटा हमारा क्या आ गया 0, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच एंगल हमारा कितना है 0। ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये तो सही बोल रहा है ना। नेक्स्ट ये कॉमन टेंजेंट्स आर पैरेलल, और वैसे भी कॉमन सेंस का बात है कि दोनों सेम रेडियस का सर्कल है हमारा, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो हमारा पैरेलल ही आएगा ना, वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। और ये फॉर्मूला से भी हम हालांकि देख चुके कि साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 0। दोनों रेडियस अगर हमारा बराबर हो जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू तो 0 ही आएगा ना। ये तो कॉमन सेंस का बात भी है कि पैरेलल ही होगा अगर दोनों सेम रेडियस का सर्कल है, तो कॉमन सेंस का बात है ना कि अगर दोनों सेम रेडियस का सर्कल है तो वो उन दोनों पे अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और आगे बढ़ेंगे, ये सेंटर हमारा कितना था 3, 3 ना, और ये सेंटर कितना था हमारा -3, -3। अच्छा, द इंटीरियर कॉमन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, उसका एंगल कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता था इंटीरियर एंगल का, अगर उन दोनों के बीच एंगल 2 थीटा है तो उसका क्या फॉर्मूला होता था, R1 + R2 अपॉन D। R1 कितना है हमारा 3, R2 कितना है हमारा 3, और D कितना है हमारा C1 C2 कितना है हमारा 6√2। तो ये आ जाएगा हमारा 6/6√2, तो ये आ गया हमारा 1/√2। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, साइन थीटा = 1/√2, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो 2 थीटा हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तेरे इंटीरियर कॉमन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, सही बात है, उन दोनों के बीच कितना एंगल आया हमारा एंगल 90 डिग्री, तो ये तो सही बोल रहा है ना, सही है। तो आपको करना क्या था, आपको एंगल निकालना था, एंगल निकाल के आप पता कर लेंगे कि वो पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो। और इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो डायरेक्ट C1 C2 और R1 + R2 निकाल के हम पता कर लेंगे। इस केस में C1 C2 हमारा ग्रेटर देन R1 + R2 आ रहा है, तो ना ही वो इंटरसेक्ट करेगा ना ही वो टच करेगा,
अच्छा एक सेकंड, दे डू नॉट इंटरसेक्ट बोल रहा है ना, हाँ तो सही तो बोल रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, थोड़ा पानी पी ले क्या, अब तो लास्ट ही क्वेश्चन है ना, पानी पी लेते हैं पहले, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर द सर्कल्स S1 S2। ठीक है, दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल इज 2। अच्छा टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं ना, C1 आपका कितना है 0,0, R1 कितना है 2, C2 आपका कितना है 1,2, रेडियस R2 कितना है आपका अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 -4, कितना आ गया आपका 1, कितना आ गया आपका 1। ये 1,2 सही है ना, हाँ सही है। तो इस तरीके से आप C1 C2 और R1 R2 निकाल लेंगे। अच्छा C1 C2 अभी निकाले कहाँ, C1 C2 हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब रूट 5। R1 प्लस R2 अगर आप निकाले तो वो कितना आ जाएगा आपका 2 + 1 3, कितना आ गया 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि C1 C2 लेस देन है R1 प्लस R2 से। अब जब C1 C2 का वैल्यू लेस देन R1 प्लस R2 होता है तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं, R1 माइनस R2 का मॉड वो कितना है, वो भी एक बार देख लें, कितना है हमारा 2 - 1, कितना है हमारा 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉड। अगर ऐसा है तो सर्कल क्या करेगा हमारा इंटरसेक्ट, सर्कल क्या करेगा हमारा इंटरसेक्ट। अगर सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो एक का रेडियस कितना था 2 और दूसरे का रेडियस क्या है 1। तो इस तरीके का हमारा सर्कल बनेगा। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस टू सर्कल्स इस क्या बोल रहा है 2, हाँ सही बोल रहा है, मतलब कॉमन टेंजेंट हमारा कितना हो जाएगा 2 और वो भी DCT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इफ पावर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P with respect to these two circle is same, then P moves on the line x plus 2y minus 4 equal to 0। अच्छा एक बात बताइए, कॉमन सेंस का बात पूछ रहे हैं कि पावर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल सेम, कुछ याद आया, रेडिकल एक्सिस किसका पावर सेम होता है दोनों सर्कल से, रेडिकल एक्सिस का पॉइंट का पावर हमारा सेम होता है। तो एक तरीके से हमसे ये बोल रहा है कि ये रेडिकल एक्सिस है, ये रेडिकल एक्सिस है, ये बोल रहा है। तो चेक कर लेते हैं रेडिकल एक्सिस है या नहीं। रेडिकल एक्सिस हम कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से। तो S1 हमारा कितना है x² प्लस y² माइनस 4, S2 हमारा कितना है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x² है y² x² y² कितना बचा हमारे पास, यहाँ से बचा हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 4 और इधर भी क्या है -4 मतलब -8 इक्वल टू 0। अगर 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो ये हमारा बने x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमारा आ गया क्या, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये भी क्या बोल रहा है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सही बोल रहा है ना, हालांकि थोड़ा बात को घुमा दिया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू सर्कल इज सेम देन P मूव्स। मतलब आपको रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन ही बता रहा है, पावर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू सर्कल। ये तो डेफिनेशन ही हो गया ना रेडिकल एक्सिस का। तो रेडिकल एक्सिस ना बोल करके उसे डिफाइन कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमसे, सम ऑफ
द वाई इंटरसेप्ट ऑफ बोथ द सर्कल इज 6। वाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, रुक जाइएगा। एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, ऐड हो गया। वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट का अगर हम बात करें तो वो कितना होता है हमारा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर y1 आप निकाले, y इंटरसेप्ट ऐसा करिए ना, ऐसे लिखिए, y1 इंटरसेप्ट वो आपका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, कितना आ गया हमारा 4। y2 इंटरसेप्ट वो कितना आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस सी कितना है 4, तो ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y1 इंटरसेप्ट प्लस y2 इंटरसेप्ट कितना आ रहा है हमारा, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। ये कितना बोल रहा है 6, तो ये तो गलत ही हो गया ना, सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और अब बात डी ऑप्शन का, क्या बोल रहा है, सर्कल S1 S2 आर ऑर्थोगोनल। तो चेक कर देंगे ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ऑर्थोगोनलिटी का क्या कंडीशन होता है हमारा, 2G1 G2 प्लस 2F1 प्लस F2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर ऐसा है तभी ये दोनों सर्कल हमारा ऑर्थोगोनल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्या है हमारा कंडीशन ऑफ, लिखेंगे यहां पर कंडीशन ऑफ ऑर्थो गोनल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। तो चेक करेंगे यहां पर ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। 2 टाइम्स G1 हमारा कितना है 0, G2 हमारा कितना है, G2 है हमारा -1 प्लस 2 टाइम्स F1 हमारा कितना है 0, F2 हमारा कितना है, F2 कहाँ गया, हाँ इधर -2। तो ये C1 प्लस C2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। C1 हमारा कितना है -4, C2 हमारा कितना है +4। तो हाँ होल्ड कर रहा है, 0 इक्वल टू 0, सही तो है। तो 2 टाइम G1 प्लस 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 का वैल्यू हमारा किसके बराबर आ रहा है, C1 प्लस C2 के बराबर आ रहा है, C1 प्लस C2 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये दोनों सर्कल हमारा ऑर्थोगोनल होगा, ये सही बात। तो ए बी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात बोलते हैं आपको, अभी भी हमारा मन नहीं भरा इतना क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।